हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल टू एग्जामशाला। दिस इज़ योर एजुकेटर सुदन गुप्ता। लेके आया है एक नया वीडियो और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन को। प्रेपोजिशन कैसा है, प्रेपोजिशन कैसा दिखता है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटी सी बात रहेगी कि आप पिछले सारे वीडियोस देख के बैठो, क्योंकि वो सारा जो अभी तक आपने बेसिक्स के रूप में सीखा है वो यहाँ अप्लाई होगा। अप्रोच थोड़ा नया होगा, आपने कभी ना कभी इसे पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कुछ ना कुछ नया दिखेगा। एक फोटो आपके सामने आ रही है, इस फोटो को मैं आपसे थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, लेकिन पिक्चर्स के थ्रू आपको समझा दूंगा कि प्रेपोजिशन काम कैसे करते हैं। ठीक है, सच एज इन को और इनटू को कैसे यूज करते हैं, ये पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जांपल्स में, क्योंकि अगर इसका एक मेमोराइजेशन हो जाता है, या मैं बोलूँ अगर आप इसे इमेजिन कर पा रहे हो, तो कंपैरेटिवली ईजी है इसको जानना। लेकिन ये कहीं ना कहीं बात थोड़ी रटने की हो जाती है, इसलिए पहले मैं थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाऊंगा। इसके लिए उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले वीडियोस देख के जरूर बैठे हो। देखिए, ये वो वीडियो नहीं होने वाला कि मैं आपको ट्रिक बताऊं, वो मेरा काम है नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ट्रिक्स मानता नहीं, ट्रिक्स में मैंने कभी भरोसा किया नहीं, चाहे वो जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, मैं भरोसा नहीं करता। मेरा इतना होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, तो ट्रिक्स अपने आप बनती हैं। ठीक है, वो याद हो जाता है, स्टेप्स कम हो जाते हैं। अगेन वही बात कि आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में करिए। अपकमिंग वीडियोस में मैं वैसे ही कंटेंट को रखूंगा जो मुझे सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स दिखेंगी। और देखिए, एक दो कमेंट ऐसे आए और कुछ लोगों ने मैसेज भी किया कि सर इन वीडियोस को आप दोबारा बना दीजिए। देखिए, पहली चीज तो जो अवेलेबल है, आप इसे 2 4 5 बार देखिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपके पास क्लैरिटी आएगी। होता है, जरूरी नहीं होता एक बार में पूरी पूरी चीजें समझ में आ जाए, इसलिए दोबारा तिबारा भी देख सकते हैं आप। सेगमेंट्स बताओ, उन सेगमेंट्स पे मैं सेपरेटली वीडियोस तो लाऊंगा, और बाकी हर टॉपिक का एडवांस में पोर्शन होगा तो उसको भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डेफिनेशन की बात करूंगा, फिर अभी थोड़ा बताऊंगा कि कैसे इन्हें यूज किया जाता है, फिर टाइप ऑफ प्रेपोजिशन को डिस्कस करना है, एंड प्रैक्टिस भी होगी थोड़ी सी। ठीक है, इसी के साथ देखो, सबसे पहली बात समझ लो कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। ये बहुत ही बड़े लेवल पे आपको डैमेज करता है। आपकी कॉमन एरर हो गई, आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, आपका सेंटेंस फिलर हो गया, आपके क्लोज टेस्ट हो गए। ठीक है, तो ये सब जगह आपको प्रेपोजिशन क्या करता है, डैमेज करता है। ओके, अब कैसे डैमेज करता है, तो यूजुअली होता क्या है कि हमने रट लिया होता है कि इनटू का यूज कभी भी मोशन में नहीं करते। ठीक है, या एंटर के साथ कभी इनटू को यूज नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं होता है। इनटू का यूज एंटर के साथ होता है, उसकी एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी फोटो दिखाई थी, तो उस फोटो के थ्रू एक अच्छा है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी पिक्चर, पर थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी कुछ मैंने आपको बता दिया, इसलिए यही कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में जो क्वेश्चंस दूंगा उन्हें करना अपकमिंग वीडियोस में, उसके आंसर्स मैं आपको जरूर दूंगा। तो सबसे पहली चीज की प्रेपोजिशन होता क्या है, तो देखिए आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन है प्रेपोजिशन की। सो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन और प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो एक प्रेपोजिशन क्या करता है, एक प्रेपोजिशन नाउन तो प्रोनाउन या फ्रेजेस को रिलेट करता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो प्रेपोजिशन का काम रिलेशन बताना होता है। तो ये रिलेशन आपकी रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है, और ना ही इस रिलेशन का आपके रिश्तेदारों से कोई लेना देना है। हर शब्द का अपना एक महत्व होता है। ठीक है, सो दे एक्ट टू कनेक्ट द पीपल, ऑब्जेक्ट्स, टाइम एंड लोकेशन ऑफ अ सेंटेंस। तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो आपको नाउन दिख रहा होगा। ठीक है, टाइम की जब बात करी जाए तो थोड़ा बहुत एडजेक्टिव में हमने इसको डिस्कस किया था। लोकेशन ऑफ अ सेंटेंस की बात करें तो भाई आपका एडवर्ब आपको दिख रहा होगा, कल हमने एडवर्ब बात करी थी। देखिए, पिछली बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। याद हो तो मैंने प्लेस की बात करी थी एडवर्ब में। ठीक है, और पीपल को तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि नाउन ही होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट्स होगा तो वो भी आपके नाउन की कैटेगरी में ही गिरेंगे। तो ये कहने का इसका मकसद है। बात समझ में आई यहां तक? चलिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रख रहा हूं, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की हम कोशिश करते हैं। तो छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने, एक है द बुक इज ऑन द टेबल, मनीषा केम इन द क्लास, दे फाउंड द बुक्स इन द क्लास। ओके, चलो अब समझते हैं। पहले सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए कि यहाँ पे बुक एक नाउन है। ठीक है, पुरानी बातों से जोड़ूंगा, बहुत डिटेल में समझूंगा तो समझने की कोशिश करना। सो बुक एक नाउन है। ठीक है, आर्टिकल लग गया।
ठीक है, तो यहाँ तो श्योर हो गया कि नाउन है। अब नाउन के बाद आपकी आई इज, ठीक है, क्योंकि वर्ब सिंगुलर है तो मैंने इज लगा दिया। अब हमने नोटिस किया कि ये टेबल है, ठीक है, आर्टिकल लगा है नहीं लगा है कोई बात नहीं है, अगर लगा है तो वो सीधे सीधे हमें नाउन की परिभाषा बता देती कि भाई आर्टिकल नाउन के साथ आता है। ओके, अब बात आई ऑन की, ठीक है। अब ऑन यहाँ पे देखिए बात कर रहा है प्लेस की। अगर आप समझने की कोशिश करें तो बुक कहाँ पे है, बताइए बुक कहाँ पे है, तो बुक है आपका टेबल में। बात समझ में आ गई। तो मैंने एक चीज समझी कि प्रेपोजिशन प्लेस बताने का काम करती है, ठीक है। तो ये नाउन हो गया, तो मैं इस हिसाब से एक चीज कह सकता हूं कि प्रेपोजिशन मुझे नाउन से कनेक्ट करती है। ओके, चलिए अब थोड़ी सी बात आगे को बढ़ाते हैं। लिखा है मनीषा केम इन द क्लास। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। जब आया बात मनीषा की तो यहाँ हो गई मनीषा एक नाउन हो गई, फिर हुआ केम। केम क्या है, केम एक मेन वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पे इन द क्लास, तो आपने नोटिस किया कि यहाँ अगेन मैंने क्लास की बात करी। और अभी समझना, ठीक है, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, आराम आराम से समझते रहो। जब मैंने क्लास की बात करी तो क्लास एक प्लेस है, कुछ याद आ रहा है, क्लास एक प्लेस है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको नाउन समझ लेता हूं। अब इन दोनों सेंटेंसेस को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। ओके, अब दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब मैंने बात करी द बुक इज ऑन द टेबल, ओके, ठीक है, तो ये एक नाउन हो गया। ओके, और जब ये नाउन हो गया तो मैंने इससे जोड़ने की कोशिश करी जो हमने एक बात करी थी। लेकिन अगर एक थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो ये इज है, ठीक है। और इज को मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने वर्ब वाला चैप्टर देखा है तो मैंने इज को लिंकिंग वर्ब के नाम से पढ़ाया था। और मैंने एक बात बताई थी कि लिंकिंग वर्ब के बाद आपका आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मतलब वहां पे या तो नाउन आ सकता है या तो फिर आपका एडजेक्टिव आ सकता है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो अगर आप इसको थोड़ा सा और सही से देखने की कोशिश करें तो ये इज पूरी की पूरी बात को वेयर के आंसर से दे रहा है। किससे आंसर दे रहा है? वेयर। भाई बुक कहाँ पे है, यही तो आंसर मिला ना आपको, वेयर पे। अब एक बात और आती है, मैंने ये भी बोला था कि भाई जब आपको एडवर्ब पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था अगर वेयर का आंसर मिले तो एडवर्ब होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस लिंकिंग वर्ब के हिसाब से, तो लिंकिंग वर्ब के बाद तो या तो नाउन हो गया तो एडजेक्टिव होगा। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि भाई क्या होता है, वो सिर्फ नाउन को प्रोनाउन को ही जोड़ता नहीं है, प्रेपोजिशन एडजेक्टिव को भी जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। कुछ ऐसे आपके सामने एक स्लाइड आ रही है ऐसे, ठीक है। तो ये नाउन को भी जोड़ने का काम करता है, प्रोनाउन को भी, वर्ब को भी एंड एडजेक्टिव को भी, एंड इसके बाद एडवर्ब को भी। कैसे करता है मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूं। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। अब देखिए, जब मैंने बात करी मनीषा केम इन द क्लास, मैंने मेन वर्ब की बात करी थी और एडवर्ब में बात बोला था कि एडवर्ब दिखाना हो तो आपको मेन वर्ब की जरूरत होती है। पिछली बातों को ध्यान देना। देखो, जो बिल्कुल इसी वीडियो में आए हैं उनको बहुत दिक्कत होने वाली समझ में आने की, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप सीधे सीधे इस वीडियो को देखें, आप पिछले वीडियो देख के जरूर बैठे। अब यहाँ पे देखिए, मनीषा नाउन हो गई, सीधी सी बात है, नाम है। केम इन द क्लास, केम आपकी क्या है, एक मेन वर्ब है, या इसे आप एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं। ओके, जब मैंने इन द क्लास की बात करी तो अगेन आपको यहाँ पे क्या मिला, वेयर का आंसर मिला। और सीधी सीधी बात है, प्लेस की भी बात करी। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब थी, लेकिन यहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सीधी सी बात है, इसको किसी और तरीके से एक्ट करा सकते हो और ये पूरा का पूरा पार्ट आपका एडवर्ब के जैसे काम करेगा। प्लेस की बात मैंने कल आपको एडवर्ब में बहुत अच्छे से समझाई थी। देखो भाई, प्रेपोजिशन कुछ लोग स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं, उन्हें अच्छा लग जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन, ऑन, एट को कभी ना कभी पढ़ा या सुना होता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में आपको वर्ड का फंक्शन समझना होता है, सेंटेंस में वो वर्ड कैसे काम कर रहा है इसे समझना होता है, ठीक है। डांसिंग एक वर्ब भी हो सकती है, डांसिंग एक एडजेक्टिव भी हो सकता है और डांसिंग एक नाउन भी हो सकता है। तो प्लेसमेंट मैटर करती है। फ्रेज क्लॉज इसीलिए बने हैं, जो ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता उसका रीजन यही होता है, ठीक है। अच्छा, तो एक बात मुझे यहां से और क्लियर समझ में आती है कि अगर एक प्रेपोजिशन आती है, ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन मिलता है तो पूरा का पूरा पार्ट या तो एक एडजेक्टिव के जैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। और या तो पूरा का पूरा पार्ट एडवर्ब का काम भी कर सकता है। तो जैसे जैसे आप इसे देख सकते हैं, जितने पार्ट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ा सा और एक नजरिए से देखते हैं। देखो, क्वालिफाई जो वर्ड होता है ना, बहुत हैवी वर्ड होता है। ऐसा नहीं होता कि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। भाई कैसे करता है ये जानना जरूरी है। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, कैसे करता है इस बात को समझना जरूरी है। जब तक ये क्वालिफाई वर्ड समझ नहीं आने वाला कुछ नहीं होगा। कोई वर्ड लगा है उसका कोई तो रीजन होगा। अब आगे देखते हैं। दे फाउंड द बुक्स इन द क्लास, ठीक है, उसने किताबें कहां मिली?
क्लास में मिली। चलिए अब फाउंड लगा है, फाउंड आपका एक एक्शन वर्ब है। क्या मिला, व्हाट की बात कर रहेगा, तो व्हाट की जब बात करी तो उसने सीधी सी बात है कि नाउन बना देगा इसको, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, फाउंड व्हाट, ओके, तो ये हमारा सीधा नाउन हो गया। अब जब मैंने बात करी इन द क्लास, तो भाई इन द क्लास अगर बात करी जाए तो एक प्लेस होता है, और प्लेस के हिसाब से देखा जाए तो एडवर्ब होता है, लेकिन दिमाग लगाओ और सोचो ये इन द क्लास किसे क्वालिफाई कर रहा है, बुक्स को कर रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव का काम किया कि नहीं किया, यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अब आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ा रहे हो सर, मेरा तो दिमाग घूम गया, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं, ये तो गलत तो नहीं है। देखो भाई, जो आता है ना, मैंने आपको पहले वीडियो में एक बात बोली थी कि कोई सब्जेक्ट हमें जितना आता है उतने ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उसको जानने में, और मैं हमेशा कहता हूं कि लर्निंग एक प्रोसेस है, वो धीरे धीरे आती है। आपने जो अभी तक पढ़ा है, आपने इनके 2-3 तरीके याद कर लिए, कैसे यूज करना है, ऑन को 2-4 तरीके से याद कर लिया है, लेकिन आपने उसके एक्चुअल फंक्शन को नहीं सीखा। मैं भी आपको डेमो दे रहा हूं, डोंट वरी, मैं अभी बेसिक्स पे ही काम कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रीपोजिशन काम करता कैसे है। तो जब मैं इसको डिटेल में लेके जाऊंगा तब आपको वो कैसा दिखेगा, ठीक है। बताने को तो सीधा बोला जा सकता है ना, मनीषा केम इन द क्लास, ओके, इन है, क्लास की बात कर दी, कौन आया, मनीषा लगे, ऐसे ही समझाया जाता है भाई, ये मनीषा का क्लास से बता दी और कहानी खत्म। ऐसा नहीं है, फंक्शन समझना पड़ता है, फ्रेज क्लॉज इसीलिए बने हैं। बात समझ आ गई? जैसे यहाँ पे बुक्स है तो इन द क्लास, वैसे देखा जाए तो भाई यहाँ पे वो एडवर्ब बनने का काम कर गया, बट यहाँ पे क्वालिफाई किसको किया भाई, बुक्स को क्वालिफाई किया ना, तो यही चीज यहाँ पे एडजेक्टिव बनने का काम कर गई, ठीक है। तो मैंने एक चीज समझी कि जो प्रीपोजिशन है वो अपने बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव भी बना सकता है, एडवर्ब भी बना सकता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो इस बात को ध्यान देना, आप चाहो तो आप इसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। चलिए 1-2 सेंटेंस और हैं, इन्हें देखते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं अभी आपको वाला पार्ट बताऊंगा कहां प्रीपोजिशन यूज होता नहीं है, ठीक है। आइडिया खोलो, डोंट वरी, डिटेल्ड वीडियोस आएंगे तब बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अभी मैं चाहता हूं क्यूरियोसिटी जगे, आपके दिमाग में चलना शुरू हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, प्रीपोजिशन लगाऊं या ना लगाऊं, क्यों ना लगाऊं, ये पता हो। जब ये थोड़ा आएगा तो पता चलेगा, ओके अभी मुझे और सीखना है, और मैं सिखाना चाहता हूं, रटाना नहीं। ऑल्दो ही इज क्लेवर, ही लैक्स एक्सपीरियंस, ओके। गीता किल्ड बबीता, इस सेंटेंस को पढ़ो और मुझे बताओ क्या यहां प्रीपोजिशन लगना चाहिए। अगर एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन दे दे और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करता है तो क्या इसमें होना चाहिए, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे दे तो क्या होना चाहिए। आप एसएससी बैंक के किसी के भी हो सकते हो, बताइए हो सकता है? सर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक छोटी सी बात बताता हूं, मैंने आपको वर्ब में समझाई थी, वो जो टाइप्स इतने सारे दिए थे उन्हीं को यहाँ पे प्रूव कर दूंगा। जो मैंने आपको अभी तक व्हाट, हु एंड हुम बताया था उसको समझाऊंगा। देखिए इस पार्ट में तो सीन नहीं है, यहां पे समझने की कोशिश करो। ही lacks experience, okay, lack what मिला, बात समझना। तो एक बात है, अब दिमाग में बिठा लो कि अगर आपको एक वर्ब दिख रही है, ठीक है, वर्ब ऑफ कोर्स वो मेन वर्ब होनी चाहिए। अगर आपको एक वर्ब दिख रही है और वर्ब के बाद आपको नाउन या प्रोनाउन मिलता है और आपको व्हाट का आंसर मिलता है, हु का आंसर मिलता है, हुम का आंसर मिलता है, तो आप सीधे सीधे वहां पे प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। सच एज गीता किल्ड, अब समझना, जब मैंने गीता की बात करी तो ऑफकोर्स गीता क्या देगा, हु, सेंटेंस के हिसाब से, और बबीता क्या देगा, हु। अब जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखे वो फिर कंफ्यूज होंगे, पहले वीडियो सारे देख के बैठो। तो यहां पे आया हुम, अब गीता किल्ड हुम। अब बताओ क्या यहां प्रीपोजिशन की जरूरत लग रही है? क्या यहां पे कोई डायरेक्शन है? क्या कोई टाइम है? नहीं है। अभी मैंने नहीं पढ़ा है, समझा रहा हूं, डोंट वरी, अभी सब बताऊंगा। नहीं तो प्रीपोजिशन नहीं मिलेगा। तो यहां पे ध्यान देखना, कब प्रीपोजिशन नहीं भी लगाया जाता वो ये रहा। तो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन मत लगाना अगर वहां पे नाउन प्रोनाउन हो और आपको व्हाट, हु एंड हुम का आंसर मिल जाए। अभी समझ आ रहा है ना बेसिक्स का खेल, रटना नहीं है, क्योंकि रटने की लिस्ट तो फिर बहुत बड़ी है ना, कितने प्रीपोजिशन याद करोगे। आपको पता है विलियम शेक्सपियर बोलते थे कि मैं समुद्र, अगर इंग्लिश एक समुद्र है ना तो मैं उसकी बूंद हूं। तो मतलब सोचो कितना कुछ सीखने को होता है। ऑफकोर्स आपको उतना नहीं सीखना है, कुछ लोग यही करके बहुत कुछ पढ़ा देते हैं कि हाँ तुम्हें तो सिर्फ एग्जाम निकालना है। अरे ठीक है एग्जाम निकालना है, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो टॉप करेंगे। अब आधे स्टूडेंट कहते हैं हमें टॉप नहीं करना, मैं तो बस पास हो जाए। सर आपके जैसे 40 लाख लोग और पढ़े हैं, किसी का कुछ नहीं हो रहा, आपका भी कुछ नहीं होगा। बात दिमाग में बैठा लो। आगे आओ, अब यहां पे समझिएगा, अब कुछ वर्ब ऐसी भी होंगी ना
जो सेंटेंस अपने आप में पूरा कर देती होंगी। याद करो पिछले वीडियोस की बात, मैंने बोला था जरूरी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट हो, जरूरी नहीं होता सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, वो तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा। पिछली बातें याद आ रही होंगी। अब यहां लिखो माय अंकल डाइड। क्या यहां जो डाइड वर्ड लिखा है इसके बाद आपको कोई सब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वर्ब, कोई नाउन, कोई वर्ड लगाने की जरूरत है? नहीं है ना, सेंटेंस अपने आप में पूरा है। बात समझ आई ना? लेकिन अब सोचो ना दिमाग कहां घूमता है, इसको समझाने की कोशिश करो। माय अंकल डाइड हर, बताइए माय अंकल डाइड हर, क्या यहां पे डाइड तक था तो सेंटेंस तो पूरा था, लेकिन डाइड के बाद जो मैंने हर लगाया, क्या ये सेंटेंस सही है? दिमाग लगाइए और सोचिए। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप यूज करते हैं तो सर यहां पे एक प्रीपोजिशन की नीड है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस डाइड तक तो पूरा था, लेकिन अगर आप देखें तो ये हर कहीं ना कहीं अधूरा सेंस दे रहा है। और हमने एक बात बताई थी मैंने आपको पहले भी कि प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन, अगर याद हो जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो मैंने प्रेपोजिशनल यूज बताए थे, कुछ हर चीज कोरिलेट होती है। तो मैंने बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि हर एक ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन प्रेपोजिशन का नहीं है, तो हमें इन वर्ब्स का ध्यान देना होता है। ओके, थोड़ा थोड़ा जितना सीखते जा रहे हो उसको दिमाग में बिठाते जाओ। हु, व्हाट, हुम, ऐसे क्वेश्चन करते जाओ, आपको आंसर्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हो माय अंकल डाइड विद हर डॉटर, विद हर वाइफ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं डाइड विद लगा सकता हूं। अच्छा, आप हर भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर वाइफ करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में जो आपका हर है वो ऑब्जेक्टिव केस से हटके क्या बन जाएगा, सीधी सीधी सी बात है, पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। क्योंकि अगर आप हर के बाद वाइफ या डॉटर ऐसा कोई वर्ड लगाते हो तो एक नाउन है, और नाउन के पहले मैं क्या लगाता हूं, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाता हूं। तो दैट डजंट मेक एनी ग्रेट डिफरेंस। सो आई होप ये बात क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं पिक्चर्स के थ्रू कैसे प्रेपोजिशंस दिखते हैं। वही जो तरीका जो आप लोगों ने रटा हुआ है वो तरीका। ठीक है, मैं पता है आपको प्रेपोजिशन अपनी ऑफलाइन क्लासेस में सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं, जब मतलब ये मान के चलो कि उसके बाद मुझे ज्यादा कंजंक्शन पढ़ना होता है। दैट इज नॉट अ बिग चैप्टर, बट यहाँ कॉन्सेप्ट चाहिए। यहाँ पे आपका नाउन क्लियर हो, एडवर्ब क्लियर हो, एडजेक्टिव क्लियर हो, तब आती है इसको सीखने में मजा। अदरवाइज तो रट रहे हैं और रट के किसी का भला हुआ नहीं। लेकिन हाँ, रीडिंग कंटिन्यू रखना, काफी मदद मिलती है। तो देखिए आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर है, अगले 5-7 मिनट में इसे एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे एक लड़का है और लड़के का नाम है गोलू। ठीक है, अब गोलू रोड पे चल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी कुछ टच हो, दो चीजें, रोड हो गई, आपका फ्लोर हो गया, आपकी टेबल हो गई, तो आप हमेशा ऑन लगाएंगे। अब आप उस पे वॉक करो, आप उस पे दौड़ो, आप उस पे क्रॉल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑन को ही यूज करेंगे। ठीक है, अब भाई बात कहानी को आगे बढ़ाया और जब यहाँ पे आ गया तो मैंने देखा ये अपनी कार में जाके बैठेगा। अब ये कार में बैठा, ठीक है, तो कार कहाँ खड़ी है सर, रोड पे खड़ी है, तो ऑन लगा दो। अब ये कार से ट्रैवल करेगा, तो याद रखिएगा जब भी बात ट्रांसपोर्ट की आ जाए, मैं एक एक प्रपोजिशन को थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, 2-4 बार समझना आ जाएगा। तो जब बात ट्रांसपोर्ट की आती है तो आप हमेशा बाई को यूज करते हैं। अब आप कार से जाओ, ट्रक से जाओ, ट्रेन से जाओ, डजंट रियली मैटर। ओके, बाई का मतलब किनारा भी होता है। मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है, वो नदी के किनारे है, तो भी कह सकते हैं योर रेस्टोरेंट इज बाय द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, उसमें भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है इन की, तो इन कैसे यूज करते हैं। तो वैसे तो देखो छोटी सी बात बता दूं, एक बड़ा प्लेस हो तो इन और एक छोटी प्लेस हो तो एट। ठीक है, ऑन टू जब चीज मोशन में हो, मान लो आप यहां से ऐसे सीधे गिरे, ठीक है, या इसके ऊपर आए, तो आप उसकी जगह पे ऑन टू को यूज करते हैं। ठीक है, वैसे और भी यूज होते हैं, यहाँ के लिए ध्यान दो, ऊपर के सेंस में आपको बात बता रहा हूं। इसके बाद कहानी को थोड़ा आगे बढ़े, उसको जाके गोलू को अपना एक दोस्त मिला जिसका नाम है मोलू। तो ये दोनों जब साथ हुए तो हम साथ के सेंस में विद को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब ये यहां पे आए तो इनको 2-4 दोस्त और मिल गए। ठीक है, और जब तक ये साथ थे तो दोनों अलग अलग सेंस में प्रीपोजिशन लेके जाएंगे। देखिए जब ये दोनों थे तो मैं बिटवीन लगा सकता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे प्लस को इसीलिए लगा के रखा हुआ है, जब दो लोग हों तो आप बिटवीन लगा सकते हैं। लेकिन एक बात और है, जैसे अगर मान लीजिए क्रिकेट मैच है तो वहां 2 लोग खेलेंगे, लेकिन टीम 2 से ज्यादा हो सकती है, 5 हो सकती है, 15 हो सकती है, तो भी आप बिटवीन ही लगाएंगे। ठीक है, फिर वहां कॉमा लग जाता है। लेकिन अब जब मैं ऐसे बात करूंगा पूरा एक साथ, तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो हम ऐसे सेंस में अमंग को यूज करते हैं। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पे एक पेड़ आ जाता है, अगर आपके सामने, आप पेड़ के नीचे हैं तो आप अंडर लगाओगे, लेकिन एक चीज याद रखना, वो शेडो का सेंस अगर देता है तो सॉरी, बात समझ आ गई? ठीक है। अब इसके ऊपर है तो आप अबव लगा सकते हो, ठीक है। अब एक अपोजिट की बात करते हैं, तो भाई आप खड़े हो और आपके उस तरफ कोई खड़ा है, तो उस सेंस में हम अपोजिट यूज करते हैं, कहते हैं हम अपोजिट दिस बिल्डिंग। बात समझ आ गई? अक्रॉस आपको दिख रहा है, मान लीजिए आप जा रहे थे, जैसे गोलू जा रहा था मोलू से मिलने, या उसे रास्ते में मिल गया, तो कम अक्रॉस, अचानक मिलने के लिए यूज करते हैं अक्रॉस को, वर्ब के साथ, ठीक है, कम अक्रॉस होता है। इसके अलावा अक्रॉस का यूज तब भी होता है जब यहां खड़े हो और इधर से आप इधर देखो, आप मेरी पेन को देख सकते हैं, तब भी हम अक्रॉस कह सकते हैं, अक्रॉस द रिवर, ठीक है, मतलब उस पार। यहां तक बात समझ में आ गई? खैर, अब अंडर को थोड़ा सा और बता देता हूं। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति के अंडर काम करते हैं, मतलब जब आप उससे रैंक में नीचे होते हैं, तब भी आप अंडर को यूज करते हैं, ठीक है। ही वर्क्स अंडर मी। इसी तरीके से बिलो आता है, तो बिलो भी उसके लिए यूज हो जाता है, ही इज बिलो मी, मतलब वह मुझसे उम्र में छोटा है या वह मुझसे रैंक में छोटा है, उस सेंस में भी यूज होता है। मान लीजिए कोई लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ही इज अबव अस, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए किसी चीज का, आप रैंक वगैरह में, पद में ऐसे भी कर सकते हैं। जहां तक बात समझ आ गई? अब देखिए, बिहाइंड की बात करें तो जब भी कोई चीज एग्जैक्टली पीछे, जैसे यहाँ पे आप घर देख सकते हैं, तो अगर घर के पीछे है कोई, तो आप यहां अगर हो, इस जगह पे कहीं खड़े हो, या आपको पेन दिख रहा है, तो यहां से पीछे जब जाएगा तो ये आपका बिहाइंड का सेंस देता है, ओके। फिर यहां से ये आगे आए और ये घर के सामने अगर खड़ा है, तो इस केस में इन फ्रंट ऑफ होगा। सी, ये पर्सन के लिए भी हो सकता है। अच्छा, अगर लेकिन आप कोर्ट में जाते हो और आपका जज है वहां पे, तो जज के सामने आप बिफोर लगाते हैं, या किंग वगैरह है तो वहां पे भी आप बिफोर लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे प्लेन आया, अगर आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बाई लगाओगे, मैंने आपको अभी बताया। और ये प्लेन आपके ऊपर है या कार के ऊपर है, तो आप इसे अबव कह सकते हो, लेकिन अगर उसे वहां पे रुका होना चाहिए, ठीक है। ये चीज को थोड़ा सा याद रखना। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है, हर प्रीपोजिशन को 4 से 5 तरीके से, 6 तरीके से यूज किया जा सकता है। जैसे आप हिंदी में से, पर कहते हो ना, एक्चुअली इंग्लिश का एक इन 7 से 8 तरीके से यूज हो सकता है, और आप में और से में परेशान रहेंगे, तो उन्हें रटना नहीं, उनके कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा समझना। अभी तो मैं पिक्चर्स के थ्रू बस समझा रहा हूँ, दिमाग में थोड़ा बैठे रहे। मान लीजिए गोलू मोलू थे, पेड़ के नीचे खड़े हो गए, फिर यहाँ से घूमते हुए अपने घर गए, फिर उसके बाद वो किसी होटल में रुके, फ्लाइट से भी ट्रैवल कर लिया। अब होटल आपका सूरत में पड़ता है, तो सूरत की जगह आप इन लगा दो, लेकिन अब सूरत के किसी होटल में रुके हैं, तो आप उसके लिए एट लगा सकते हो। सी, एट आप किसी भी छोटी जगह के लिए लगाते हो जो कि सर्टेन हो। हाँ, अब एक बात और है, इन का यूज टाइम के लिए भी होता है और एट का यूज भी टाइम के लिए होता है। मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ। इसी तरीके से अब आई होटल गए तो आप थक गए होंगे, आप सडनली ऐसे जंप मारते हो बेड पे, तो आप अपॉन यूज करते हो। सी, ये जंप मारी तो अपॉन होगा, लेकिन अब जब आप लेट ही गए ना सीधे सीधे ऐसा, तो वहां पे आप ऑन यूज करेंगे, ठीक है। जंप इनटू द रिवर या जंप इनटू द स्विमिंग पूल, आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं नहाने, तो आप इनटू कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? इसी तरीके से एक दो प्रपोजिशन और हैं, सच एज अंडर एंड बीनीथ। तो अंडर तो एक तो मैंने आपको बता दिया, नीचे के लिए यूज होता है, और इस सेंस में भी होता है, सच एज आपका यहाँ पे कैट बैठी है और कैट टेबल के नीचे है, तो आप अंडर द टेबल बोल सकते हैं जब भी कोई चीज उसे घेर रही हो, ठीक है, इस तरीके से उसकी पोजिशनिंग हो। और बीनीथ हो एक काइंड ऑफ सैंडविच, ठीक है, तो बीच में जो आलू होता है वो बीनीथ होता है। बात समझ में आ गई? जैसे गोल्ड इज बीनीथ द अर्थ, नॉट अंडर द अर्थ, क्योंकि ऊपर से वो प्लेन सरफेस हो जाता है, तो उसी के बीच में होती है। तो इस तरीके से प्रपोजिशन होते हैं। मैं बहुत कहानी नहीं सुना रहा, बट इस पिक्चर को थोड़ा सा याद रखना, ये सबसे कॉमन प्रपोजिशंस हैं। तो मैं काइंड ऑफ प्रपोजिशन की बात कर लेता हूं। काइंड ऑफ प्रपोजिशन में जब हम बात करते हैं, आज कुछ लोग सोच रहे होंगे सर मीम नहीं रखा है, भाई हर चीज में नहीं रख सकता, क्योंकि कुछ जगह पे बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ता है, दिमाग लगता है, घूमता है, इसलिए मैंने नहीं रखे। सो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करते हैं अब, क्योंकि इसके सबसे पहला केस आता है, ये टाइम बताने के काम करते हैं। अब धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं, ठीक है, पिछला रिवाइज करते जाना। अब देखो, ज्यादा डिटेल तो नहीं जाऊंगा, बस समझने की थोड़ा थोड़ा कोशिश करना, क्योंकि प्रपोजिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको समझ आ गया होगा। तो शाहिद वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 4, 1988, ठीक है। तो देखिए, जब डेट सर्टेन हो तो आप ऑन लगा सकते हैं, ओके।
ये याद रखना, जब सर्टेन हो। और लिखने का भी एक तरीका समझ लो, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जब जुलाई 4 लिखें तो उसके बाद याद रखना कॉमा और फिर ईयर का नाम लिखते हैं, तो ये आपका लेटर राइटिंग वगैरह में आपको काफी मदद करता है। अब एक बात थोड़ी सी और समझिएगा, अब यहाँ पे देखिए शी वॉज बॉर्न इन 1982, तो देखिए टाइम बताने का ही काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे टाइम बताने का काम कर रहा है, लेकिन वो जब बॉर्न हुई तो भाई पर्टिकुलर डेट थी, जब डेट थी तो इसीलिए मैंने 4 अक्टूबर यूज किया। ये आप चीजें याद कर सकते हो, अभी के लिए याद कर सकते हो, डोंट वरी, हमेशा याद नहीं कराऊंगा, रीजन दूंगा क्योंकि बेसिक्स में ही है ना, तो क्योंकि मुझे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सिखाने, टेंस सिखाने, वहां पे काफी मदद करेगा। अब यहाँ पे जब मैंने 1982 की बात करी तो भाई दिखा तो टाइम रहा है, लेकिन 1982 में 365 डेज थे, हो सकता है 366 भी हो, आई एम नॉट गुड एट रीजनिंग, मेरा काम इंग्लिश पढ़ाना है। सो यहाँ पे क्या हुआ, अनसर्टेनिटी है, और जब अनसर्टेनिटी आ जाए तो आप हमेशा याद रखना आप इन लगा सकते हो। बाकी आप रिलेट करने की कोशिश जरूर करो कि ये नाउन है और ये आपका लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, और या मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको आप रिलेट करने की कोशिश जरूर करो। फिर आया शाहिद वॉज बॉर्न एट एग्जैक्टली 2 AM। अब देखिए एट, ठीक है, अब सीधी बात सर्टेन टाइम की जब बात आती है तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात बता रहा था, बिल्कुल फिक्स हो गया है, तो आप 2 AM लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, शाहिद वॉज बॉर्न, पैदा हुआ 2 मिनट बिफोर, कोई चीज पहले हुई, अगर मैं बाद की बात करना चाहता हूं तो मैं आफ्टर लगा सकता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये टाइम बताता है तो फिर प्लेस कैसे बताता है, तो कई और भी यूज होते हैं ना भाई। देखो मैं ऐसे बोल सकता हूं आई एम एट होटल, ठीक है, और आई एम एट होटल रूम, आई एम आफ्टर यू, मैं आपके पीछे हूं, वाई आर यू आफ्टर मी, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो, सेंस बदल गया। यही तो खेल है प्रेपोजिशन का, जो मीनिंग ही बदल देता है सेंटेंस का, कभी टाइम बताएगा, कभी प्लेस बताएगा, कभी कॉज भी बता सकता है, कोई रीजन देने का भी काम कर सकता है, तो समझना इन बातों को, ठीक है। नाउ शाहिद वाज बोर्न आफ्टर द ग्रेट वॉर एंडेड, जब वो ग्रेट वॉर खत्म हुआ तब शाहिद पैदा हुआ, तो आफ्टर लगा दिया ना। तो अब आफ्टर का सेंस कहां पे भी आता है भाई, पीछे होने में भी आता है, आगे होने में भी आता है, होता नहीं, कई बार लोग परेशान करने लगते हैं जब ईव टीजिंग जैसी बातें होती हैं, तो वैसे केस में। अब देखो ये प्लेस कैसे दिखाता है, तो जब प्लेस की बात करते हैं तो जब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात हो जाती है तो इन्हें देख लो। अब यहां पे देखिए जब मैंने बात करी इसमें, सो द डॉग इज ऑन द टेबल, क्या यहां पे टाइम आया, नहीं आया, और इसी तरह की सेंटेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिए थे, द डॉग इज ऑन द टेबल। समझने की कोशिश करिए ये किसका दिखाने का काम कर रहा है भाई, ये लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है, जब लिंकिंग वर्ब है तो ये क्या बनने का काम करेगा, देखो वैसे तो नाउन है ना, एक आसान शब्द में समझाया जाए तो ये नाउन और जोड़ने का काम कर दिया, नाउन और नाउन को, कहानी खत्म हो गई। लेकिन कहानी इतनी नहीं है, अभी मैंने आपको ऊपर ही इस बात को समझाया, द डॉग इज ऑन द टेबल, क्या ये एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है, लेकिन ये ऑन द टेबल पूरा का पूरा। आगे आते हैं, द डॉग्स आर इन द कैनल, ओके, द डॉग्स आर इन द कैनल। अब ये कैनल एक जगह की बात कर दी, कैनल में है, तो इसने अगेन देखिए प्लेस दिखाने का काम किया। वी कैन मीट एट क्रॉस रोड, क्रॉस रोड एक फिक्स प्लेस है इसलिए मैंने यहाँ पे एट लगाया। तो आपने नोटिस किया कि मैंने कई जगह पे टाइम दिखाया और कई जगह प्लेस दिखाया, और ऑलमोस्ट सेम प्रेपोजिशंस थे, कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस भी थे जो मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू डिस्कस किए, ठीक है। सो आई होप ये छोटी छोटी सी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ओके। तो अभी एक दो क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, देखते हैं। सो ट्रांसलेट दिस पैसेज, क्या लगाऊं मैं यहाँ पे, एक छोटी सी चीज बताऊंगा, इसको समझने की भी कोशिश करना। देखो ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, आपने ये लाइन देखी, ये वर्ड जरूर देखा होगा, कन्वर्ट करने के लिए, इसके लिए हम यूज करते हैं कन्वर्ट इनटू पीडीएफ, कन्वर्ट इनटू वर्ड फाइल, तो ऐसी जगह पे हम इनटू को यूज करते हैं। खैर जब आप कन्वर्ट करने की बात करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो मोशन कुछ हुआ नहीं, हुआ क्या, तो वो रटने वाली बात हो गई। और एक बात बता दूं भाई, काफी सारे लोगों ने सोचा होगा कि एंटर के साथ इनटू नहीं लगता, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब आपका मोशन का सेंस हो ना, याद रखना बात अधूरी पता है, जब मोशन का सेंस हो ना तब आप एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते, लेकिन जब कोई मोशन ना हो तब एंटर के साथ इनटू यूज होता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वहां पे आता है एंटर इनटू अ मेमोरेंडम, ठीक है, याद आया, MOU लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वहां पे कोई मोशन नहीं था, तो उसके साथ हम एंटर के साथ इनटू को लगा लेते हैं। चलिए, ऑल माय फर्नीचर इज मेड, क्या लगाओ, मेड ऑफ वुड, बताइए भाई, किसी चीज से बन के आएगा तो उस सेंस में हम लोग ऑफ को ही यूज करते हैं।
द बुक इज, कहाँ क्या लगाएंगे भाई, प्लेस की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे ऑन लगाऊं या इन लगाऊं, ऑफ कोर्स सरफेस टच होगा तो मैं यहाँ पे ऑन लगाऊंगा। एंड द स्काई इज ओवर और अबव, बताइए, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए ये क्या होगा। और इसके अलावा आपके लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है और आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। आपके लिए 10 क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। पिछले वीडियो के और इस वीडियो के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं होगा। खैर, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे।